हेलो प्यारे बच्चों। चलो, थोड़ा मैंने आपको रेस्ट दिया था। मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा तब तक कुछ हल्का फुल्का नाश्ता पास्ता कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए जल्दी से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन तक। हाजिर हूं मैं आपको लेके केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। ले लीजिए एक लंबी सांस। मैं कौन? आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसा मैंने आपको जाते समय बोला था कि एसिड में आप नोटिस करो तो आपको ढेर सारे देखिए ऐसे ऐसे अरेंजमेंट दिखता है। तो हमें कुछ रिएक्शंस तब पढ़नी जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हो। हमें कुछ रिएक्शन तब पढ़नी है जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो। हमें कुछ रिएक्शन इस वजह से पढ़नी है कि इसमें सी डबल ओएच ग्रुप है, इस वजह से ये कुछ केमिकल रिएक्शन देता है। और हमें जब अगर ये एरोमेटिक के केस में हो जाए तब हमें उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़नी है। मतलब आप समझो तो 4 टाइप्स से हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कैसे कैसे? मैंने आपसे क्या बोला? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा तब, थोड़ा ऊपर करता हूं कि आप मेरी इस वजह से कुछ छिपे ना। कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड का क्लीवेज होगा तब केमिकल रिएक्शन अलग दिखाएगा ये। सी डबल ओएच ग्रुप की वजह से ये कुछ अलग केमिकल रिएक्शन दिखाएगा। और अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा कौन? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जब भी होगा हाइड्रोकार्बन मतलब एल्काइल ग्रुप वाले पार्ट की वजह से, तो ये रिएक्शन है। फिर से समझिए, जब ये H देखो, लग नहीं रहा कि O और H वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। अरे तब तो ये कौन सा नेचर दिखाएगा? एसिडिक। और याद करिए, एसिड जब किसी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। क्या बनाते हैं? सॉल्ट, और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। किसी एल्कली से करते हैं तब क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। देखो ना, समझो, तुम्हें याद आ रहा होगा। और जब किसी मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। मेरे भाई एकदम यही 3 रिएक्शन होने वाली, एकदम निश्चिंत रहो, एकदम आसान। जब O और H वाला हट मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हर बार आपके एसिड से, आपका एसिड क्या है? RCOOH। हर बार जब ये वाला बॉन्ड खत्म होगा ना, तो जो भी हम जोड़ेंगे, जैसे हमने क्या जोड़ा, जब एनहाइड्राइड 2 मॉलिक्यूल एसिड का ही जोड़ देंगे तो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, H2 निकल जाएगा। ईस्टरिफिकेशन में क्या होगा? आपने अभी जस्ट पढ़ाई थोड़ी देर पहले ही, या एसिड और अल्कोहल मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ईस्टर और वाटर, ईस्टरिफिकेशन। रिएक्शन विद NH3 करेंगे तो RCO NH2 ग्रुप लग जाएगा, OH हटेगा, NH2 लग जाएगा, एसिडामाइड। PCl3 में या PCl5 में या SOCl2 में OH हट के Cl लग जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। आप देखो ना, जब पता है हमें कि यही हटना है तो इनसे क्या लगना है, तब तो बहुत आसान है, आप खुद से सोचो। है ना? एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है? सोच के देखो। सर एल्डिहाइड, भाई जैसे ऑक्सीडेशन में एल्केन से अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड। तो रिडक्शन में सर एल्डिहाइड, अल्कोहल, एल्केन। डी कार्बोक्सिलेशन नाम से ही बोल रहा है, डी मतलब डिलीट, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकलेगा। अब देखो किसके फॉर्म में। ये रिएक्शन कई बार आप पढ़ चुके हैं वैसे, डी कार्बोक्सिलेशन, है ना? आप डी कार्बोक्सिलेशन से क्या बनाते हो? बेंजीन भी बना सकते हो, एल्केन भी बना सकते हो, है ना? हमने पढ़ा है वैसे ये रिएक्शन, फिर मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा। और जब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में, मतलब जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, जो आर ग्रुप है, आर, उसकी वजह से ये 2 रिएक्शन देगा। कौन सा? एक तो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की, एक नेम्ड रिएक्शन है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की। और हम पढ़ेंगे इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो शुरू हो जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत सिंपल सी बात है, आप देखो ना। आपको लगा नहीं कर रही तो बहुत आसान है, ये तीनों आसान था। OH हट के फटफट जुड़ गए, ये भी आसान था। रिडक्शन डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा हुआ है। यही थोड़ा एक अजीब सा नेम्ड रिएक्शन लग रहा है सर, बट बहुत आसान है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आपके लिए आसान होगा। तो चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ये वाला बॉन्ड, O और H वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो याद करो, जब एसिड रिएक्शन करेगा किसी मेटल से, हम सर आपने बोला था बनेगा सॉल्ट और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। अब सोचो नहीं, अगर यहाँ से H गायब करूं तो क्या बचेगा? CH3COO, वही तो बना है सॉल्ट, है ना? जब मैं रिएक्शन करूं किसी एल्कली के साथ तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। सर वाटर निकल गया, फिर से सॉल्ट, एसिड का नेगेटिव हिस्सा, और मेटल Na फिर से बन गया। ये तो बहुत ही आसान था सर, है ना? जब ये रिएक्शन करेगा किसी बाइकार्बोनेट के साथ तो सर सॉल्ट वाटर CO2। अरे वाटर क्लियर है, CO2 क्लियर है, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है या बनता है तो ब्रिस्क इफरवेसेंस आती है, ये तो बहुत बार सुना है। सॉल्ट फिर से वही, अरे एसिड का नेगेटिव पार्ट CH3COO-, और मेटल कौन सा? Na, फिर से वही सॉल्ट, सोडियम एसिटेट या IUPAC सोडियम इथेनोएट। तो यार O और H बॉन्ड क्लीवेज तो बड़ा आसान निकला, है ना? यहीं पे हमें समझना है कि जब O और H वाला बॉन्ड टूट रहा है तो एसिड नेचर दिखा रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना कौन सा नेचर दिखा रहा है? एसिडिक। और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल।
पूछता है रीजनिंग में क्यों? क्योंकि जब मैंने इनिशियली आपने इसके प्रायर वीडियो में देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता था तो चार्ज कहाँ घूमते थे? ऑक्सीजन के ऊपर। और आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन। याद आया है ना? लेकिन जब हम फिनॉल की बात करते हैं, आपको याद होगा फिनॉल पढ़ा हुआ है आपके लिए, तो आप कहते हो हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है सर। सही बोल रहे हैं आप। तो वो तो कार्बन के ऊपर है ना, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। तो एसिड में जो है नेगेटिव चार्ज वो किसके ऊपर आ रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर। दोनों ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। और जबकि जबकि प्यारे बच्चों फिनॉल में जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर आ रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ठीक, देखो कह रहा है ना, जो मैंने बोला वही लिखा है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ओवर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, है ना? कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है उसमें दो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उन्हीं के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिनॉल की, तो नेगेटिव चार्ज आता तो है इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, देखो आ रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। लेकिन बच्चा ये तो कार्बन है ना, बेंजीन रिंग में ये तो कार्बन है। तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है बट किसके ऊपर? डीलोकलाइज हो रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आइटम के ऊपर। एक ऑक्सीजन के ऊपर भी आ रहा है लेकिन एक ही बार आ रहा है ना, एसिड में तो दो बार आया था। ठीक, पल्ले पड़ा, इसीलिए एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं देन फिनॉल। ध्यान रखना ये क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत बार पूछता है। रीजन भी आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है आपके लिए। ठीक है, कहता है, आपने पढ़ा भी है कि जो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एसिडिक नेचर के। ये बात तो पढ़ पढ़ के आप 2 साल बूढ़े हो गए, 11th 12th निकल गया। और जो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? बेसिक कैरेक्टर के या बेसिक नेचर के। तो वही कह रहा है कि अगर आपका जो ग्रुप है आर जो है ना, अगर जैसे आपने बोला ना सी ओ, ये जोड़ने वाला जो ग्रुप है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन खींचा मतलब माइनस आई इफेक्ट, तो वो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। अगर अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, ये जो ग्रुप जुड़ा है, तो प्लस आई इफेक्ट मतलब वो बेसिक नेचर को बढ़ाएगा। तो बस वही वाली बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने जुड़ेंगे वो आपके नेचर को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जोड़ेंगे तो वो कम करेंगे। इनके कहने का मतलब ऐसे है, समझो, ये ऐसे बोलना चाह रहा है सी डबल ओ, इससे मैंने जोड़ दिया NO2, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा। ठीक है, मैंने जोड़ दिया CH3 C डबल O, ये ऐसे लिख दिया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये कम करेगा। कहने का मतलब ये, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम कहां पे आ गए? अब हम जो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो हमने लिया दो एसिड, देखो ध्यान से, CH3COOH, वैसे ही फिर CH3COOH। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? H2O निकला, और ये एक ऑक्सीजन के थ्रू ये दोनों कार्बन जुड़ गए। ये देखो तुम्हारे, एक ऑक्सीजन के थ्रू ये दोनों ही कार्बन जुड़ गए, और वाटर का लॉस हो गया, है ना? किसके प्रेजेंस में? हीट भी था, और P2O5 डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई। दो एसिड मिलके एसिड एनहाइड्राइड बना लिए, और कौन सा बॉन्ड टूटा? ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, खुद ही देखो। तभी तो OH और यहां से निकल गए, एक ही O बचा। ठीक, ठीक, दूसरा क्या पढ़ा था आपने? दूसरा आपने वही पढ़ा था, ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन तो अब याद भी हो गया होगा कि सर अल्कोहल और एसिड मिलते हैं, एसिड मिनरल एसिड के प्रेजेंस में बनाते हैं ईस्टर और वाटर। यही रिएक्शन क्या कहलाती है? ईस्टरिफिकेशन। अब नोटिस करो ये वाटर का जो H2O है वो कहां से जाता है? तो जो एसिड है वो अपना देता है OH, ध्यान से सुनना, एसिड का क्या निकलता है? OH। कौन सा बॉन्ड टूटा? C और O वाला। और अल्कोहल में से सिर्फ जाता है H। ध्यान से अपने जहन में बैठा लो। अभी तक आपको लगता रहा होगा कि अल्कोहल का OH जाता है, एसिड का H नहीं। ये हमने ऑक्सीजन के आइसोटोप्स यूज करके चेक किए, मतलब ये प्रैक्टिकली देखा गया कि कौन सा ऑक्सीजन जा रहा है H2O में, अल्कोहल का ऑक्सीजन जा रहा है कि एसिड वाले का ऑक्सीजन जा रहा है। तो जब चेक किया गया ऑक्सीजन आइसोटोप्स करके, तो हमें चेक हुआ कि एसिड अपना OH दे रहा है, मतलब CO वाला बॉन्ड टूट रहा है, और अल्कोहल से सिर्फ H जा रहा है, तो ये निकला और ये आपस में जुड़ गए। देखो CH3COO CH3, देखो वही तो लिखा है, CH3COO फिर CH3 बन गया। तो ध्यान रखना एस्टरिफिकेशन में कौन सा बॉन्ड टूटता है? कार्बन और ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला नहीं।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले में तो एसिडिक नेचर था, आपने पढ़ लिया, मेटल के साथ, एल्कली के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ, और कुछ एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर भी किए प्लस आई और माइनस आई के हिसाब से। ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में आपने सबसे पहला क्या पढ़ा, एनाइटाइड फॉर्मेशन, दूसरा पढ़ा एस्टरिफिकेशन, और तीसरा तो बहुत ही आसान है, आपको हर बार मैं बोल रहा हूँ, ये OH हट रहा है। PCl5 ऐड करोगे तब भी वहां के Cl लग गया, PCl3 करोगे तब भी आके Cl लग गया, SOCl2 करोगे तब भी आके Cl लग जाएगा। और एक बात जो मैं आपको पहले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से आप पढ़ते चले आ रहे हो कि जब भी रिएक्टेंट में PCl5 से रिएक्शन होगा POCl3 और HCl जरूर बनेगा। ये आप तब से पढ़ते आ रहे हो, एक ही बात है, एकदम फंडा वही है। जब भी PCl3 होगा तो H3PO3 जरूर बनेगा, और जब भी SOCl2 होगा तो SO2 और HCl जरूर बनेगा। ये आपने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में भी पढ़ा था। PCl5 है मेरे लाल तो श्योर है कि प्रोडक्ट में ये मिलेगा तुम्हें, PCl3 है श्योर है तुम्हें प्रोडक्ट में ये मिलेगा, और वैसे SOCl2 है तो श्योर है तुम्हें ये मिलेगा। उसके अलावा आपको पता है OH हटा के Cl लगा देना, देखो हर बार वही हुआ है, यहाँ भी और यहाँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लो ये भी देख लो, रिएक्शन भी NH3 भी देख लो, फिर से वही खेल, सर यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का OH NH3 का एक H मिलके H2O, और जो बचा यहाँ NH2 आके यहाँ लग जाएगा। ये देखो एसिड अमाइड बन गया फिर से। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, बीच में क्या बना, एडिशनल कंपाउंड बन गया, COOH में NH3 भी जाके जुड़ गया तो NH4+ के फॉर्म में, लेकिन यहाँ अनस्टेबल था तो यहाँ से फिर निकल गया H2O, और ये क्या बना लिया, एसिड अमाइड। सोच के देखो, कौन सी बड़ी बात है ना, आसान सी बात है ये तो, सिंपल सी लग रहा है कि हाँ, जब आपको पहले ही मैं बता रहा हूँ कि ये बॉन्ड टूट रहा है तो आपको पता है कि क्या लगने वाला है, निकल रहा है H2 फटाफट। ठीक, अब हम कहां पे आ गए, अच्छा अब ये जो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई है वो किसकी वजह से स्टार्ट हुई है, COOH ग्रुप की वजह से। तो कह रहा रिडक्शन, हाँ सर हमें पता है, एसिड का रिडक्शन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। आपको पढ़ा, आपने ये सीरीज पढ़ी थी ना, एल्केन ऑक्सीडेशन करो तो एल्कोहल, फिर ऑक्सीडेशन करो तो एल्डिहाइड, फिर ऑक्सीडेशन करो तो एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों रिडक्शन में भी वही चलेगा, एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होगा अल्कोहल में, और फाइनली रिड्यूस हो जाएगा एल्केन में। तो मैं कह रहा हूं कि हम एसिड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लिया, B2S6 यूज कर लिया, है ना, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, यूज कर लेंगे, तो जितने कार्बन का एसिड था उतने कार्बन का अल्कोहल बन गया, और कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, अगला कह रहा है डीकार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम, अरे सर याद आया, सोडा लाइम मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस CaO के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सोडा लाइम। और हम क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, हम सोडियम सॉल्ट्स लेते हैं एसिड का, जैसे मेरे पास एसिड था CH3COOH, अभी हमने पढ़ा नहीं, अगर ये Na से रिएक्शन कर ले तो क्या बना लेगा, CH3COONA, और इसको जब हम सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडा लाइम का काम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 ग्रुप डिलीट होता है किसके साथ, Na के साथ, और Na और CO2 मिलेंगे तो आपको भी पता है क्या बनाते हैं, Na2CO3, देखो ये Na2CO3 निकाला यहाँ से, COA3 और ये Na2, तो बचा क्या, देखो यहाँ CH3 यहाँ H, बन गया मीथेन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में जितने कार्बन का आपने सोडियम ईस्टर लिया है, ये सोडियम ईस्टर है भाई, सोचो ना, ये RCOOH था, हमने उसका H हटा के क्या लगा दिया, मेटल, RCOONA, तो ये मेटल ईस्टर ही तो हुआ। ठीक है, तो जितने कार्बन का आप मेटल ईस्टर लोगे उससे एक कम कार्बन का एल्केन बनेगा, क्योंकि एक कार्बन तो CO2 के फॉर्म में लॉस हो रहा है ना। मान लो अगर तुम यही CH3 की जगह पता क्या लिए होते, C6H5COONA, सोडियम बेंजेनोएट ले लिए होते, तब भी वही रिएक्शन होती है, NaOH यहाँ होता CaO, फिर से निकलता वही कहानी, Na2CO3 तब भी निकलता, और बचता क्या, C6H5 और ये बचा हुआ H मिलके बना लेते बेंजीन, मुबारक हो, एक कम कार्बन का फिर बन गया। ठीक, मतलब आप सोडियम ईस्टर का डीकार्बोक्सिलेशन करके एल्केन, या अगर बेंजीन के फॉर्मेट में लिया है तो आप बेंजीन बना सकते, बेंजीन डेरिवेटिव के फॉर्म में लिया तो बेंजीन भी बना सकते हो। और अब जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो दैट इज फोर्थ टाइप, कौन सा फोर्थ टाइप, बिकॉज ऑफ एल्काइल ग्रुप, ध्यान से सुनना, हेल जेलेंस्की रिएक्शन, जो कि किसके प्रेजेंस में होती है, हैलोजन विद रेड फास्फोरस, ध्यान रखना। तो पता क्या करते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो वो अल्फा हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन को लगा देते हैं, तो CH2 का एक H हट के हैलोजन लग गया, और हैलोजन हर बार की तरह वही, ये Cl होगा, Br होगा,
फ्लोरीन वैसे भी कट हो जाता है, इसमें आयोडीन भी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। क्या बन जाता है? अल्फा हेलो, अल्फा पे हेलोजन लग जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये है ही। इसका नाम है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये अल्फा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं था कि H हटा है या OH ग्रुप हटा है या COOH ही हट गया, हेलोजन लग गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें अल्फा कार्बन से जो अल्फा हाइड्रोजन लगे थे वही एक H हटा और हेलोजन लग गया। मतलब ये अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या अल्फा ब्रोमो, क्योंकि X की वैल्यू या तो X की जगह या तो हम Cl यूज कर सकते हैं या तो Br। कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है। और अभी हम बात करेंगे क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया दे दूं, फिर तुम फट समझ जाओगे। देखो ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से हमने क्या जोड़ के रखा है? COOH। अब आप सोच के देखो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आर या माइनस आर? सब लोग पढ़ के बैठे हो ये बात कई बार। तो बेंजीन रिंग से जुड़ा जो कार्बन है उसके पास क्या है? कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होता तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, नहीं है तो माइनस आर। या आपने बोला था सर जब इस रिंग से जो जोड़ा डायरेक्ट एटम है वो जुड़ा हो मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। अरे हाँ सर, वो से जुड़ा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू द मल्टीपल बॉन्ड। तो अभी कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन की वैलेंसी होगी कम, उसको पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड रिंग से बाहर जाएंगे। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेरे लाल। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे कम हो जाएगी। तो अगर मान लो तब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो कहां जाएगा? तो वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तब वो कहां का अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कई बार बनाना सीख के बैठे हो तो तुम मेरी बात समझ रहे होगे, है ना? नहीं समझ रहे हो तो मेरे से मैसेज करना, मैं फिर बनाना सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के सब्स्टिट्यूशन में, वो सब मेटा पोजीशन पे जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो रिएक्शन हल हुआ, आसान। सर हमने क्या किया? ब्रोमिनेशन किया, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा? मेटा पोजीशन पे। सर हमने नाइट्रेशन किया तो इलेक्ट्रोफाइल जो NO2 प्लस होता है वो कहाँ जाएगा? मेटा पे सर। हमने सल्फोनेशन किया, सर सल्फोनेशन में जो SO3H होगा वो कहाँ जाएगा? मेटा पे सर। बस नाम पे दिमाग लगाना है तुम्हें। मेटा ब्रोमो खुद गया था बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो खुद गया था बेंजोइक एसिड। अब भैया COOH और SO3H में सीनियर कौन है? फिर COOH। तो मेटा पे लगा क्या है? सल्फो, और ये खुद क्या था? बेंजोइक एसिड। ठीक। बाकी लोगों की तरह जो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन किसके प्रेजेंस में होता है? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ये भाई साहब लोग क्या करते हैं, ये जो कैटलिस्ट AlCl3 होता है वो खुद बॉन्ड बना लेता है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, स्ट्रॉन्गली बॉन्ड। जो COO कार्बोक्सिल ग्रुप है उन्हीं के साथ ये खुद बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये ऑर्थो और पैरा पे लगने वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना? और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वैसे भी मैंने बताया ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग तो है नहीं, मेटा डायरेक्टिंग है, और मेटा डायरेक्टिंग को क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है इसी वजह से। और यार दूसरा लॉजिक है कि भैया देखो वो उन्हीं के साथ कंबाइन कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, इसीलिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देते। ठीक, क्लियर? ये हो गया आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी कंप्लीट। ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस शीट, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट आपको पता ही है, उसके थ्रू इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, कुछ कन्वर्जेंस देखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, ABCD करेंगे, और इस चैप्टर को एक पूरा कंप्लीट रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ दे देंगे, हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए फिर एज यूजुअल मेरी तरफ से जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। नमस्कार बच्चा।